तो हेलो स्टूडेंट, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस द वेल्डेड जॉइंट। तो अगर हम आपके सिलेबस की बात करें, AQ2 सिलेबस की बात करें, तो देर आर ओनली 3 टॉपिक। डिजाइन ऑफ द लैप जॉइंट। लैप जॉइंट भी 3 तरीके के होते हैं, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। इसके कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं क्या आपके सिलेबस में है। बट बिफोर वी डिस्कस द वेल्डेड जॉइंट, लेट अस हैव अ लुक ऑन इंट्रोडक्शन। So welded joint is a permanent joint which is obtained by the fusion of the edges of the part to be joined together with or without the application of pressure। तो वेल्डिंग के बारे में सब आपको पता है। वेल्डिंग की डेफिनेशन हो गई कि या तो हम प्रेशर लगाएंगे या प्रेशर नहीं लगाएंगे, या तो फिलर मटेरियल का यूज करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वेल्डिंग मेथड वी आर अप्लाइंग। ठीक है। द हीट रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूजन ऑफ द मटेरियल इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग। या तो गैस वेल्डिंग में गैस से आ जाती है, जो टेम्परेचर है हम हाई टेम्परेचर गैस से अटेंड कर लेते हैं, और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी से अचीव कर लेते हैं। वेल्डिंग इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन फैब्रिकेशन एज एन अल्टरनेटिव टू द रिवेटेड एंड बोल्टेड जॉइंट। आवाज क्लियर आ रही है बेटा? आवाज और स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो वेल्ड बीच बीच में थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते ना करो, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैंक क्लास को पढ़ा रहा हूँ, मतलब ऐसा फीलिंग आ जाती है कि मैं बोल रहा हूँ और कोई सुन नहीं रहा है। वेल्डिंग इस कुछ ऐसे ही पूछ लिया करो कि सर ये फिर से रिपीट कर दो, या ये चीज समझ में नहीं आई, है ना। वेल्डिंग इज ऑल्सो यूज एज, तो वेल्डिंग का मतलब क्या हो गया, ये जॉइंट है। जैसे कि हमने रिवेटेड जॉइंट पढ़ा, दो प्लेट को जोड़ने के लिए हमने रिवेट यूज किया, या हम बोल्टिंग भी यूज कर सकते हैं। अ, तो वेल्डिंग भी एक तरीके का परमानेंट जॉइंट है। बोल्टेड नट एंड बोल्ट से अगर हम टाइट करते हैं तो वो आपका परमानेंट नहीं है, वो आपका टेम्परेरी है। हम नट एंड बोल्ट को ओपन कर लेते हैं। रिवेटेड और वेल्डेड जॉइंट जो है वो परमानेंट जॉइंट है। तो रिवेटेड और वेल्डिंग का जो कंपैरिजन है, ये आपका 2-2 नंबर में या 5 नंबर में, या जो भी है आपका, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। कंपैरिजन मतलब वेल्डिंग और रिवेटिंग में एडवांटेज किसके हैं, डिसएडवांटेज क्या है, तो दिस कैन बी आस्क्ड इन एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो दोनों का ही पर्पज सेम है, दो प्लेट को जोड़ना। तरीका अलग अलग है, अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान है। तो वेल्डिंग, लेकिन अभी आप बात करोगे तो 90% जो है वो वेल्डेड जॉइंट ही यूज होता है। रिवेटेड जॉइंट क्योंकि पहले यूज होता था बड़े बड़े प्रेशर वेसल वगैरह में, या इंडस्ट्री में रिवेटेड जॉइंट पहले यूज हुआ करता था, अब बहुत ही कम हो गया है, वेल्डेड जॉइंट ज्यादा यूज होता है। बट क्योंकि रिवेटेड है सिलेबस में, तो उसे हमें पढ़ना है। ठीक है। तो वेल्डिंग इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रिपेयर मीडियम। तो कहीं रिपेयरिंग करनी है, थोड़ा बहुत पार्ट अगर टूट गया है तो फटाक से वेल्डिंग जल्दी हो जाती है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड जॉइंट ओवर रिवेटेड जॉइंट, तो इसको मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। वेल्डेड स्ट्रक्चर आर यूजली लाइटर देन रिवेटेड। थोड़ा सा लाइट वेट होते हैं रिवेटेड में, क्योंकि हम जैसे रिवेटेड में बट जॉइंट में हम लोग स्ट्रैप प्लेट लगाते थे ऊपर नीचे, इस वजह से उसका जो वेट है वो ज़्यादा होता था। वेल्डिंग जॉइंट की इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिवेटेड जॉइंट। इट कैन बी अप टू 100%। 100% का मतलब ये हो गया, जैसे आपकी कोई प्लेट है, आपकी स्टील की प्लेट है, और जो वेल्डिंग लगाने के बाद उसकी प्लेट की स्ट्रेंथ जो है उतनी ही रह रही है, प्लेट की स्ट्रेंथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है, और तो हम कह सकते हैं कि 100% है। अल्टरनेशन एंड एडिशन कैन बी इजीली। तो कोई एक स्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया या कोई पार्ट्स वगैरह बना दिया, उसमें कोई अल्टरनेशन करना है या कुछ नया प्लेट आपको ऐड करना है, तो वेल्डिंग करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू रिवेटिंग। रिवेटिंग में आपको फिर ध्यान देखना पड़ेगा कि स्ट्रैप प्लेट कहाँ लगानी है, कहाँ मुझे ड्रिल करना है, रिवेट इंसर्ट करना है। वेल्डिंग में आप ऊपर से लगा दो और वो उसको करना आसान है। एज द वेल्डेड स्ट्रक्चर इज स्मूथ इन अपीयरेंस, देयरफॉर इट लुक्स प्लीजिंग। मतलब थोड़ा सा वेल्डिंग में क्या होता है कि फिनिशिंग अच्छी हो जाती है, वेल्डेड जॉइंट की फिनिशिंग अच्छी हो जाती है। ये आपका फ्लैट सरफेस दे देता है, जबकि रिवेटिंग में ऐसा नहीं होता। वो फ्लैट सरफेस कहीं ना कहीं रिवेट का हेड जो है वो स्ट्रक्चर में अटकता है और दूर से देखने में पता चल जाता है। तो वेल्डिंग कनेक्शन, द टेंशन मेंबर आर वीकेन एज इन केस ऑफ आर नॉट वीकेन। ठीक है। तो टेंशन में वेल्डिंग बेटर है एज कम्पेयर टू riveted joint। The welded joint has a great strength। often a welded joint has a strength of the parent metal। तो मैंने बताया पेरेंट मेटल के बराबर भी इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। Sometimes the members of a such a shape that circular steel pipe।
दे एफोर्ड डिफिकल्टी फॉर रिवेटिंग स्टील, मतलब जैसे कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इसको इसको जोड़ना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप चारों तरफ वेल्डिंग कर सकते हो, जबकि रिवेटिंग करना मुश्किल है। जैसे क्रॉस सेक्शन होता है सर्कुलर, आप वेल्डिंग तो मार सकते हो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में का जोड़ना है, लेकिन रिवेटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। द वेल्डिंग प्रोवाइड वेरी रिजिड जॉइंट, दिस इज इन लाइन विद द मॉडर्न ट्रेंड इन द प्रोवाइडिंग द रिजिड फ्रेम। ठीक है, तो रिजिड जॉइंट के लिए वेल्डिंग सुटेबल है। इट इज पॉसिबल टू वेल्ड एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एट एनी पॉइंट, बट रिवेटिंग रिक्वायर्ड इनफ क्लियरेंस। ठीक है, तो रिवेटिंग में क्लियरेंस आपको चाहिए होती है, बिकॉज वी डू द ड्रिल। द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग टेक्स लेस टाइम देन रिवेटिंग। कुछ पॉइंट्स आप बना के भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपने चैप्टर कर लिया है। सिंस देयर इज अन इवन, जैसे वेल्डिंग में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, आपका जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस आप लोग पढ़ते थे, टेम्परेचर फिनोमिना इन द वेल्डिंग, तो ये सब जो पढ़ते थे ये, इसकी वजह से क्या होता है, हीटिंग कूलिंग होती है। आप टेम्परेचर बढ़ गया तो उससे क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट तो पढ़ा ही है आप लोगों ने, हीट ट्रीटमेंट हो जाता है उसमें पेरेंट मटेरियल में, कहीं ना कहीं हीटिंग और कूलिंग की वजह से द मेंबर मेंबर में डिस्टॉर्टेड एंड एडिशनल स्ट्रेसेस में डेवलप। तो ये पूरा का पूरा आपने बहुत अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग में हीट इफेक्टेड जोन ये सब पढ़ा होगा डिटेल में। तो वो मेजर डिसएडवांटेज है वेल्डेड जोइंट का। इट रिक्वायर्ड अ हाईली स्किल्ड लेबर एंड सुपरविजन, नो प्रोविजन टू केप्ट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द फ्रेम। मतलब बिल्कुल हो गया तो परमानेंट ही हो गया, देयरफॉर इट नो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैक डेवलपिंग इन इट। ठीक है, अगर आप उसे टेम्पर्ड करने की कोशिश करोगे तो उसमें क्रैक डेवलप हो सकते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ द वेल्डिंग वर्क इज मोर डिफिकल्ट देन रिवेटिंग वर्क। ठीक है, तो वो सब देख लेना और किसी और किताब से देख लेना, किताब में और अच्छे से दे रखा है भंडारी की किताब से। ठीक है, तो लैप जॉइंट आपको पता है, प्लेट एक के ऊपर एक प्लेट रखी जाती है। अगर एक के ऊपर एक प्लेट में रख के ज्वाइन कर दे रहा हूँ तो ये लैप जॉइंट होता है। और बट जॉइंट आपको पता है साइड बाई साइड, ये प्लेट नंबर 1 हो गई, ये प्लेट नंबर 2 हो गई, साइड बाई साइड रखे, अगर बीच में अगर मैंने वेल्डिंग कर दी तो ये बट जॉइंट हो गया। और यहाँ पर वेल्डिंग इस तरीके से की जाती है। ठीक है, ये फ्रंट व्यू दिखा दिया मैंने, इस तरीके से वेल्डिंग होती है। तो यू कैन से लैप जॉइंट और द फिलेट। अच्छा, लैप जॉइंट को फिलेट जॉइंट भी कहते हैं, आपका सिलेबस में मेंशन है। फिलेट जॉइंट is obtained by overlapping of the plate and then welding of the edges of the plate. The cross section of the fillet is approximately triangular। तो देखो ट्रायंगुलर ही होता है। आपने अगर उसमें भी टी जॉइंट वगैरह बनाया होगा, कहीं वर्कशॉप में बनाया होगा या मैन्युफैक्चरिंग की लैब में बनाया होगा, तो इस तरीके से बनाया होगा टी जॉइंट। तो जो जॉइंट होता है वो अप टू लेंथ तक जाएगा, मतलब आगे तक जाएगा, ये अप टू लेंथ ऑफ द, मतलब लेंथ ऑफ द बेड, जो भी आप डिसाइड करोगे कितनी लेंथ तक आपको देना है, तो उस लेंथ तक क्रॉस सेक्शन जो होगा उसका ट्रायंगुलर ही रहेगा। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलेट इज अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगल। द फिलेट जॉइंट में बी सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट, डबल ट्रांसफर फिलेट एंड पैरेलल फिलेट जॉइंट। तो आज इन्हीं तीनों की हम बात करेंगे। ठीक है, इन्हीं तीनों जॉइंट की बात करेंगे और इसके जो भी न्यूमेरिकल है वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर कैलकुलेटर आप लोग अपने पास रखो, बहुत ही आसान है, देखो, सिंगल ट्रांसफर, डबल ट्रांसफर, पैरेलल फिलेट। तो आपको देख रहे डायग्राम से आप समझ सकते हो। सिंगल ट्रांसफर मतलब हमने एक ही साइड लगा रखा है, हमने एक ही साइड हमने ज्वाइन किया है, सिंगल। डबल ट्रांसफर मतलब आगे भी और पीछे भी, इस साइड भी कर दिया है ज्वाइन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये हेडिंग जो दिखा रखा है, इसका मतलब क्या है, प्लेट, ये एक एक प्लेट है, मतलब समझाने के लिए एक बड़ी प्लेट बना दिया है यहाँ पर। ये एक बड़ी प्लेट है और ये छोटी प्लेट है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो आपने इधर से ज्वाइन कर दिया तो सिंगल हो गया। इसके पीछे बैक साइड भी अगर आपने वेल्डिंग लगा दी तो ये डबल ट्रांसफर जॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने ट्रांसफर डायरेक्शन में किया। अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेट, यानी यहाँ पैरेलल डायरेक्शन में अगर हमने विलेट ये लगा दिया फिलेट, तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल फिलेट। समझ में आ गया इसमें? यस बताओ भाई, सर। ये तीनों समझ में आ गया ज्वाइंट। सिंगल यस ट्रांसफर सर। आसानी है, सिंगल डबल एंड पैरेलल फिलेट। अगर हमने पैरेलली लगा दिए तो ये पैरेलल फिलेट हो गया। और ये आगे की ओर लगाया, आगे पीछे दोनों लगा दिए तो डबल ट्रांसफर फिलेट हो गया। ठीक है, butt joint is obtained by placing the plates edges to edge. In butt weld, the plate edge do not require beveling if the thickness of the plate is less than। तो beveling क्या होती है? butt joint आपको पता है इस तरीके से होता है। butt joint मतलब साइड बाय साइड,
अगर आपने सीधे ऐसे ही वेल्डिंग कर दी, ठीक है, मतलब ये प्लेट इस तरीके से आप मान लो, थ्री डी में एज्यूम कर लो, अगर आपने बीच में फिलर मटेरियल ऐसे ही डाल दिया, ठीक है, तब तो ये नॉर्मल स्क्वायर बट जॉइंट हो गया। अगर वेवलिंग का मतलब ये है कि अगर आपने बीच में ये वी शेप का काट दिया, वी शेप का बनाया, ये ऐसे इस तरीके से एज प्रिपरेशन करी, जो कि आप लोग जनरली करते नहीं हो। आपने क्या वर्कशॉप में ये एज प्रिपरेशन करी थी क्या किसी ने? नो सर। ये एज प्रिपरेशन नहीं करी थी। जनरली ये एज प्रिपरेशन की जाती है। अब इसको तो यहाँ तो घिस दो साइड से, है ना, इससे फिलिंग अच्छी हो जाती है। जब फिलिंग अच्छी होगी तो मजबूती अच्छी होगी, स्ट्रेंथ अच्छी होगी। तो दिस इज कॉल्ड वेवलिंग। तो यहाँ पर एक वर्ड वर्ड बोला है, इन वर्ड वेड द थिकनेस एज डू नॉट रिक्वायर वेबलिंग इफ द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज लेस देन। बहुत छोटी प्लेट है, 5 mm की प्लेट है, तो उसमें जरूरत नहीं है, स्क्वायर बट जॉइंट से ही काम चल जाता है। ऑन द अदर हैंड, if the plate thickness is between 5 to 12.5 mm, the edges should be beveled to V or U। तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, लार्ज प्लेट है, छोटी प्लेट है, जो थिकनेस है उस हिसाब से हम अलग अलग तरीके के बट जॉइंट देखते हैं। तो इसमें ये अगर मैंने ये प्रिपरेशन करी है तो ये कहलाएगा सिंगल वी। ठीक है, अगर यही प्रिपरेशन मैंने नीचे की ओर भी कर दी है, अब ये एज प्रिपरेशन होगी कैसे? ये वी जॉइंट, अगर ये मैंने वी वी शेप मैंने नीचे की ओर भी बना रखा है तो ये डबल वी कहलाएगा। ये कहलाएगा हमारा डबल वी। ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे ना करके यू शेप में बना दिया, एक प्लेट एक प्लेट मैंने, सॉरी, एक प्लेट मैंने ऐसे बनाई, उसको ऐसे मैंने मशीन कर दिया, ठीक है, और ये सिंगल हो गया। पहले मैं सिंगल बना देता हूँ। ये सिंगल हो गया, ये सिंगल यू शेप हो गया, मतलब आधा यू यहाँ इस प्लेट नंबर 1 में बना लिया, आधा यू प्लेट नंबर 2 में बना लिया। डबल डबल यू क्या हो जाएगा, नीचे से भी बना दिया। अगर मैंने नीचे से भी बना दिया, ये मैंने ऐसे बना दिया, नीचे से भी बना दिया मैंने, यू शेप दे दिया, तो ये डबल यू हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें कहीं ना कहीं मशीनिंग करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी या रबिंग करनी पड़ेगी। और बिफोर वी ज्वाइन द टू प्लेट्स हमें उसकी एच प्रिपरेशन करनी पड़ती है, या दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बेबलिंग। तो यू कैन सी सिंगल बट ज्वाइंट, सॉरी, स्क्वायर बट ज्वाइंट सिंगल भी अगर आपने सिंगल नोच बना रखी है, अगर आपने सिंगल यू शेप में बना रखा है, ठीक है, अगर आपने डबल बी बना रखा है या डबल यू बना रखा है। ये डायग्राम इतना बढ़िया नहीं है, क्लियर नहीं है, तो मतलब समझ गए होगे आप लोग। अगर दोनों साइड से कर रहे हैं डबल यू या डबल वी, और अगर सिंगल साइड से कर रहे हैं सिंगल वी या सिंगल यू शेप। तो यू शेप में आप देख रहे हो ज्यादा मटेरियल किसमें फिल करेगा, यू शेप में करेगा या वी वी में करेगा? यू में। यू में करेगा सर। यू में करेगा। तो यू की इसमें लिखा नहीं है मैंने पीपीटी में, लेकिन यू यू शेप की जरूरत तब पड़ती है, आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है 20 mm से ऊपर की जो प्लेट्स होती हैं उसमें यू शेप की ज्यादा जरूरत है। जितना ज्यादा वेल्ड मटेरियल भरेगा उतना ज्यादा आपका स्ट्रेंथ आ जाएगी उसमें। ठीक है, अदर जॉइंट कुड बी, इसको ऐसे ही देख लो, इट कुड बी कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट और टी जॉइंट। ठीक है, अदर जॉइंट आर द कॉर्नर, एज एंड टी जॉइंट एज शोन इन द फिगर। The shape of main consideration are the shape of the weldment, welded component require the thickness of the plate to be welded in direction of the force applied। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इस पे कंसेंट्रेट करना है। स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, इसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। द ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड आर डिजाइंड फॉर द टेंसाइल स्ट्रेंथ। लेट अस कंसीडर अ सिंगल एंड डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड एज शोन इन द फिगर ए एंड बी। तो वही है, ये सिंगल हो गया, और ये आगे पीछे की साइड भी अगर वेल्ड कर रहा है तो ये डबल ट्रांसवर्स हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ऑल्दो इट इज नॉट एग्जैक्ट ट्रायंगुलर, ठीक है, ये एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं बना रहा है, फिर भी हम ये मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, और इस ट्रायंगल में लेट अस से दिस थिकनेस इज एस। ये प्लेट थिकनेस अगर एस है तो ये एस हो जाएगा,
ठीक है। और अगर ये प्लेट थिकनेस एस है तो ये भी हम एस ही मानते, मतलब हम ये मानते हैं अगर प्लेट थिकनेस अगर 6 mm है, बहुत ध्यान से सुनो, अगर ये 6 mm है तो ये फिलेट मटेरियल हम भर रहे हैं ये भी हम 6 mm का ही भरेंगे। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा हमारा, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 45 है, और ये 45 मान लेते हैं, तो 45 हो ही जाएगा। ठीक है। देखो हम इसकी एनालिसिस कैसे करते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ से ये थ्योरी आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, ये जो मैं समझाने जा रहा हूँ वही है। ये जो ट्रायंगल है मतलब अप्रोक्सीमेटली होता तो वही सर्कुलर है, वैसे तो इस शेप में आएगा, एग्जैक्टली ट्रायंगल तो आएगा नहीं, लेकिन हम इसे ट्रायंगल हमने मान लिया। ठीक है। अगर ये एस है तो हम इतना ही मटेरियल फिल करेंगे, ये भी एस हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसका हाइपोटेन्यूज हो गया एसी, और परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर ए बी, और ए बी हो गया बेस। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। नाउ यहां से एक हमने परपेंडिकुलर डाला, क्यों डाला, क्योंकि हमें क्रॉस सेक्शन चाहिए, इस ट्रायंगल का जो क्रॉस सेक्शन है, अ, मतलब जो शेयरिंग हो रही है, ट्रांसफर, एक मिनट, जो हमारा हम मिनिमम एरिया हम निकालना चाह रहे हैं इसमें, तो पढ़ लेते हैं पहले। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट जॉइंट इट इज एज्यूम्ड दैट द सेक्शन ऑफ द फिलेट इज राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी with hypotenuse AC and making the equal angle with the two side, equal angle 45 45 बना रहे, two side AB and BC. The enlarged view of the fillet is shown in figure. The length of the each side is known as leg or size of the weld, and the perpendicular distance of the hypotenuse from the intersection of leg is known as throat thickness. तो जो वर्ड मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, इट इज कॉल्ड थ्रोट थिकनेस, so throat thickness is T. तो फॉर कैलकुलेटिंग द थ्रोट थिकनेस T we draw a perpendicular from B to the hypotenuse AC. ठीक है भाई, आसान है ये तो। टू नो द थ्रोट थिकनेस द मिनिमम एरिया ऑफ द, ये मतलब डिजाइन के स्टेप हैं, ये हमें समझना पड़ेगा, दिस आर द स्टेप ऑफ द डिजाइन विच इज गिवन बाय सम मैथमेटिशियन। तो थ्रोट थिकनेस हमें निकालनी है पहले, द मिनिमम एरिया ऑफ द वेल्ड इज ऑब्टेन्ड एट द थ्रोट BD विच इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द थ्रोट थिकनेस एंड लेंथ ऑफ द वेल्ड। तो लेंथ ऑफ द बेल्ट तो आपको नजर आ नहीं रही है, मे बी ये ट्रायंगल, ये जो अगर आपका बेल्ट एरिया अगर इतना है तो दिस में रीच अप टू लेंथ, मतलब कुछ लेंथ तक जा रहा है ये एरिया, जो भी आपका प्लेट की जो लेंथ है, प्लेट की लेंथ है या उससे कम भी हो सकता है, किसी लेंथ तक आपको लेके जाना है। तो एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा आपका थ्रोट थिकनेस इंटू लेंथ ऑफ द वेल्ट। ये समझ में आ रहा है या थोड़ा जल्दबाजी में बोल रहा हूँ मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। आ रहा है सर समझ में। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। तो लेट अस से टी इज द थ्रोट थिकनेस, तो थोड़ा स्लोली चलते हैं। टी इज द थ्रोट थिकनेस, एस इज द लेग और साइज ऑफ द साइज ऑफ द वेल्ड, यानी एस साइज ऑफ द वेल्ड भी है और थिकनेस ऑफ द प्लेट भी है। एल इज द लेंथ ऑफ द वेल्ड, जो कि यहाँ नजर नहीं आ रही है, वो आपके टॉप व्यू में नजर आएगी। लेंथ ऑफ द वेल्ड विल बी विजिबल इन द टॉप व्यू, तो दिस इज लेंथ ऑफ द वेल्ड। अभी हम बात कर रहे हैं फ्रंट व्यू की। ठीक है। लेंथ ऑफ द वेल्ड, वी फाउंड द थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नाउ इन दिस ट्रायंगल CDB, इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो साइन 45 निकाल लो या कॉस 45 निकाल लो, एक ही बात है। साइन 45 इज इक्वल टू T अपॉन S, साइन 45 इज इक्वल टू T अपॉन S। तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S इंटू साइन 45, यानी 0.707 इंटू S, 0.707 इंटू S। एरिया कितना हो जाएगा, थ्रोट थिकनेस इंटू लेंथ ऑफ द वेल्ड, लेंथ ऑफ द वेल्ड जो कि टॉप व्यू में होगी। एरिया ऑफ द, मतलब देखो एरिया हम क्यों निकाल रहे हैं, एरिया हम इसलिए निकाल रहे हैं, हम जैसे क्रॉस सेक्शनल, जैसे हम सर्कुलर क्रॉस, हम जैसे सिंपल आप टेंसाइल ऐसे समझो आप, अगर कोई लोड लग रहा है टेंसाइल लोड इस पे लग रहा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। जहां से ब्रेकिंग होती है बेल्ट में क्या लग रहा है, लोड तो लगेगा ना, टेंसाइल लगेगा, शेयर लगेगा, तो हमें ब्रेकिंग एरिया निकालना है। तो फॉर कैलकुलेटिंग द ब्रेकिंग एरिया, जहां से वेल्डिंग टूटने की, दो टुकड़े होने की चांसेस रहेंगे, वो एरिया हम निकालना चाह रहे हैं। दैट्स वाई वी आर इंटरेस्टेड इन दिस
थ्रोट थिकनेस, तो थ्रोट थिकनेस को डिवाइड कर दिया हमने लेंथ से, ठीक है, तो दैट विल बी अवर एरिया, मिनिमम एरिया ऑफ द वेल्ड और थ्रोट एरिया। तो थ्रोट एरिया विल बी 0.707 इंटू एस, थ्रोट थिकनेस हो गई, और एल इज द लेंथ ऑफ द वेल्ड। तो अब देखो दो क्राइटेरिया है, एक है हमारा टेंसाइल सिग्मा टी और एक है हमारा शेयर। तो दोनों के केस में थ्रोट एरिया बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो पहला हमने देखा, इफ सिग्मा टी इज द अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द वेल्ड मेटल, देन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट ऑफ द सिंगल फिलेट वेल्ड इज कैलकुलेटेड। तो आपको पता है स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज ऑलवेज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो ये लोड लग रहा है ना हमारा, फोर्स एफ, फोर्स एफ लग रहा है, जिसकी वजह से ये जॉइंट टूटेगा। तो कहाँ से टूटेगा, तो ये देखा गया ये यहाँ से टूटेगा, इस तरीके से इसकी ब्रेकिंग होगी। तो दिस इंटू लेंथ, ये आपका टी इंटू एल, दैट विल बी एरिया। तो स्ट्रेस आपका पता है सिग्मा टी इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो लोड अपॉन एरिया हमने निकाला अभी 0.707 इंटू एल, ठीक है, यानी P इज इक्वल टू 0.707 इंटू एल इंटू सिग्मा टी। तो ये हो गई इक्वेशन वन फॉर द सिंगल ट्रांसफर। तो ये इक्वेशन है आई हमारे लिए फॉर द सिंगल ट्रांसफर। अगर आपका ऊपर नीचे दोनों की साइड है तो हम क्या कर देंगे, वो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट फॉर द डबल फिलेट वेल्ड, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट निकाली फॉर द सिंगल ट्रांसफर लोड, और फॉर द डबल हमने दो से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो गया हमारा टेंसाइल फेलियर का। अगर हम बात करें पैरेलल फिलेट की, तो पैरेलल फिलेट में कैसे होगा, देखो अभी तक हम बात कर रहे थे ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट की, ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट की बात कर रहे थे। तो हमारा फेलियर कैसे हो रहा था, टेंशन में हो रहा था, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें इस जॉइंट की, अगर हम इस जॉइंट की बात करें और ये फोर्स यहां से लग रहा है, अब फेलियर किस तरीके का होगा, शेयर फेलियर होगा या टेंसाइल होगा, बताओ जरा सोच के। शेयर। आई हाँ, शेयर। शेयर होगा, क्योंकि आप देखो इसको इमेजिन करो, इसको जब साइड से देखोगे ये भी ट्रायंगल ही दिखेगा, इसको आप साइड व्यू में देखो, इसको साइड व्यू देखो, ये ट्रायंगल दिखेगा, और ट्रायंगल ये शेयर होता हुआ नजर आएगा। मतलब ये पूरा जो एरिया है, अगर ये वेल्डिंग के दो टुकड़े होंगे तो ये शेयर होते हुए नजर आएगा, जबकि यहाँ शेयर नहीं हो रहा था, यहाँ टेंसाइल फेलियर हो रहा था। इन दोनों जॉइंट में जो फेलियर क्राइटेरिया था वो टेंसाइल था, और जब इस जॉइंट का न्यूमेरिकल होगा इसमें फेलियर होगा शेयर फेलियर। तो बस उसी फॉर्मूले में सिग्मा टी की जगह टाउ हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होना है, सिग्मा टी की जगह टाउ हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट, द पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट आर डिजाइन्ड फॉर shear strength, consider a double parallel fillet welded joint as shown in the figure. We have already discussed in the previous article। तो एरिया हमने निकाल ही लिया था, वो एरिया जहां से शेयरिंग हो रही है तो वही होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ टी, टी और जो लेंथ है आपकी एल। तो जो थ्रोट एरिया होगा वो टी इंटू एल होगा, शेयर के केस में भी उतना ही होगा। तो व्हेन वी अप्लाई दिस फोर्स पी इन द पैरेलल फिलेट वेल्ड, तो पी टेंसाइल shear strength, दिस इज कॉल्ड टाउ इज द अलाउबल shear stress। का फॉर्मूला तो वही लगना है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, तो लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो हमारा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट कितना आ जाएगा, थ्रोट एरिया इनटू अलाउबल शेयर स्ट्रेस टाउ। तो टाउ जो है वो आपका न्यूमेरिकल में गिवन होगा, टाउ विल बी गिवन इन द न्यूमेरिकल and s will be given in the numerical. In most of the numerical you are required to calculate the length of the weld, ठीक है। तो अगर आपने सी पैरेलल फिलेट में तो डबल ही है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि एक ही साइड से कर दो फिलेट, तो पैरेलल फिलेट का मतलब दोनों साइड से ही किया है। आप देखोगे कोई भी डायग्राम डायग्राम किताब में, तो पैरेलल फिलेट का बाय डिफॉल्ट जो है वो दोनों साइड से ही कर रखा है। जब दोनों साइड से कर रहा है तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दिया, जब दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो P इज इक्वल टू 1.414 इंटू एस इंटू एल इंटू टाउ, ठीक है। तो इसका डिजाइन हो गया, तीसरा केस हो गया। चौथा केस कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसफर्स एंड पैरेलल फिलेट।
तो भाई बहुत ज्यादा मजबूती चाहिए थी, तो हमने क्या करा, पैरेलल भी वेल्डिंग मार दी और ट्रांसफर्स भी मार दी। तो उस केस में हमारी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफर्स एंड डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड एज शोन इन द फिगर, then strength of the joint is given by the sum of the strength of the single transverse and double parallel flat। तो दोनों के केस में हम मतलब प्लस कर देंगे, P इज टू, यानी ये वाला फॉर्मूला जो आया था, ये जो फॉर्मूला आया था हमारा सिंगल वाला, ये जो फॉर्मूला आया था सिंगल वाला, सिग्मा सी, सॉरी, P इज टू 0.707 s into L into टाउ, 707 s into L1 into सिग्मा टी। तो यहाँ पर L1 कर दिया, L1 क्या है, ये ट्रांसवर्स वाला फिलेट वेल्ड है, और L2 क्या है, ये पैरेलल वाला। तो यहाँ पर 1.41 s into L2 into टॉर्क। ठीक है। इस केस में फेलियर क्राइटेरिया क्या था, सिग्मा टी। तो यहाँ पर हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, और इस केस में फेलियर क्राइटेरिया क्या था, पैरेलल फिलेट के केस में, ट्रांसवर्स के केस में टेंसाइल वाज द फेलियर क्राइटेरिया, और पैरेलल जॉइंट के केस में शियर वाज द फेलियर क्राइटेरिया। तो यहाँ पर हमें शियर स्ट्रेस चाहिए, और यहाँ टेंसाइल स्ट्रेस चाहिए। ठीक है। तो इसमें एक चीज और आती है, इसमें एक चीज और आती है, ये किताब में ऐड कर रखा है, ये डिजाइन डाटा बुक में भी मैं देख लेता हूँ होगा इसमें। जो भी लेंथ निकल के आती है उसमें हम कुछ ऐड कर देते हैं, फॉर द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द बीट। ठीक है। तो सम लेंथ इज एडेड, तो वो देखते हैं, अभी न्यूमेरिकल में आएगा, पहले हम न्यूमेरिकल करते हैं। अ प्लेट 100 mm वाइड एंड 10 mm थिक इज टू बी वेल्डेड टू अनदर प्लेट बाय मींस ऑफ डबल पैरेलल फिलेट। तो पहले तो आपको ये समझना है कि ये कौन सा टाइप का वेल्ड है, डबल पैरेलल फिलेट। द प्लेट आर सब्जेक्टेड टू अ स्टैटिक लोड ऑफ 80 kilonewton। फाइंड द लेंथ ऑफ द वेल्ड इफ द परमिसिबल shear स्ट्रेस इन द वेल्ड डज नॉट एक्सीड 55 मेगापास्कल। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, पैरेलल फिलेट है तो पैरेलल फिलेट का क्राइटेरिया क्या है, शेयर क्राइटेरिया। तो P इज इक्वल टू 1.414 इंटू एस इंटू एल इंटू टाउ। तो P की वैल्यू दे रखी है 80 kilonewton, 1.414 इंटू एस, एस क्या है हमारा, एस की वैल्यू बताओ जरा, इसमें क्या होगी, 100 होगी या 10 होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, 10 होगी सर। 10 होगी। 100 कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है डका। ठीक है। तो विथ कितनी विथ है प्लेट की हमें मतलब ही नहीं है, हमें थिकनेस से मतलब है। तो एस इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट, लेंथ हमें निकालनी है, और टाउ की वैल्यू दे रखी है 55 मेगापास्कल। ठीक है। तो एल की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से देखो यही फॉर्मूला लगा रखा होगा, एल की वैल्यू हो जाएगी 80 into 10 की पावर 3 1.41 s इंटू एल इंटू 55। एल की वैल्यू हो जाएगी 103 mm। ठीक है। अब होता क्या है कि इट डिपेंड अपॉन द स्किल ऑफ द ऑपरेटर। उससे बोला कि भैया 103, तुम्हें जो है 103 आपको मारनी है, आपको जो वेल्डिंग करनी है वो 103 mm तक करना है। हो सकता है भैया वो 95 पे स्टॉप कर जाए, उसे अंदाजा ही नहीं लग रहा है, स्टार्टिंग में भी थोड़ा भूल जाए और लास्ट में भी इतना, क्योंकि आप लोग जानते हो वेल्डिंग करते समय क्या होता है कि इतना एक्यूरेटली नहीं देख सकता जो भी वेल्डर है। तो इस हो सकता है कि आपने तो बोला कि 103 mm पे मार दो, लेकिन उसने 95 mm पे ही स्टॉप कर दिया, उसे अंदाजा ही नहीं आया। स्टार्टिंग भी उसने 4-5 mm छोड़ के करी, और एंडिंग भी उसने 10 mm छोड़ के कर दी। तो उसका एक क्लियरेंस लेते हैं, या इसमें आप 12.5 mm हमने ऐड कर दिया, नहीं 103 में 12.5 mm ऐड कर दिया, इट विल बी 115.5। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। ये सब ने ऐड किया है, आप खुरमी की किताब ने भी ऐड किया है, और भंडारी ने भी ऐड किया है। तो दोनों ही किताब में ये ऐड कर रखा है। और सीधा सेकंड क्वेश्चन ये कर लोगे अपने आप, 100 mm बाई 10 mm प्लेट, ये तो सेम ही हो गया यस क्वेश्चन। सर, हो ये जाएगा क्वेश्चन हो किस, जाएगा। ये भंडारी का क्वेश्चन है, तो ये सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है। ठीक है। इसमें कुछ अलग तो है नहीं, वही है क्वेश्चन, इसमें लेंथ ऑफ द वेल्ड निकालनी है, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस दे रखा है। तो लेंथ आ गई 37.2, इसने 15 mm ऐड किया है, भंडारी की किताब ने 15 mm ऐड किया है।
तो जो भी लेंथ आई है फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग वेल्ड रन, ठीक है, जो भी गलती हो जाती है वेल्डर से, फॉर द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द वेल्ड रन द लेंथ ऑफ द वेल्ड इज गिवन बाई 37.62 प्लस 15 इज इक्वल टू 55 mm। नेक्स्ट, द स्टील प्लेट, इसे जरा ट्राई करो। द स्टील प्लेट्स 120 mm वाइड एंड 12.5 mm थिक आर joined together by means of double transverse fillet weld as shown in the figure. The maximum tensile stress for the plates and welded material should not exceed sigma t की वैल्यू दे रखी है 110। तो ये ट्रांसफर्स फिलेट है, डबल ट्रांसफर्स फिलेट वेल्ड है। फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ, एक लाइन का क्वेश्चन है ये, बताओ कितनी होगी। पी की वैल्यू कितनी है? द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस for the plate and the welding material not to exceed required length if the strength of the if the strength of the weld is equal to the strength of the plate। पी की वैल्यू क्या है इसमें? ओके, देखो इन्होंने कैसे निकाला है, टेंसाइल फोर्स ऑन द प्लेट पी इज इक्वल टू, तो पी की वैल्यू उन्होंने यहां से निकाल ली है, पी की वैल्यू उन्होंने यहां से निकाली है। वी नो दैट प्लेट, मतलब क्या कह रहा है कि जो वेल्डिंग का जो मटेरियल है वो बिल्कुल सेम है जो कि प्लेट का मटेरियल है। प्लेट का मटेरियल और वेल्डिंग का मटेरियल सेम है। तो प्लेट के केस में स्ट्रेस कितनी है? 110 इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। अगर हम प्लेट के क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है यहाँ पर देखो, इसकी जरूरत पड़ रही है। प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया 12.5 इंटू 120, ठीक है। तो यहां से पी की वैल्यू आ गई, यहां से पी की वैल्यू आ गई 120 इंटू 12.5 इंटू 1110, 120 इंटू 12.5 इंटू 1110 इज इक्वल टू 16500, विच इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू, पॉइंट डबल है तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे, वही इक्वेशन आ जाएगी 1.414 इंटू एस इंटू एल इंटू सिग्मा टी। 1.414 एस इंटू एल इंटू सिग्मा टी। पी की वैल्यू हो गई 16500, पी की वैल्यू हो गई 165,000। 1.414 इंटू एस की वैल्यू क्या होगी? थिकनेस ऑफ द प्लेट 12.5, लेंथ हमें निकालनी है और सिग्मा टी की वैल्यू है 110। बताओ कितनी आ रही है लेंथ? 120 mm। 120 mm। तो 120 mm देख लेते हैं, लेंथ आ रही है 1.414, ये गलत लिख दिया क्या मैंने? 1.414 ही लिखा है, इंटू 12.5 इंटू एल इंटू 84.87 आ रही है। चेक करो जरा आंसर, चेक करो, ये क्वेश्चन यही तो लिखी थी सर आ मैंने। गई सर, हाँ, आ कितनी आ रही है? गई। 84.87, 120 नहीं आ रही है, 84.87 आ रही है, ठीक है। इसमें 15 mm और ऐड कर दिया फॉर द क्लियरेंस ऑफ स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द वेल्ड रन, ठीक है। 15 mm ऐड करके अप्रोक्सीमेटली 100 mm। यानी अगर हम बात कर रहे हैं डिजाइन ऑफ द वेल्डेड जॉइंट, डिजाइन ऑफ द वेल्डेड जॉइंट में बस जो वेल्ड वीड होती है, ठीक है, ये आपको पता ही है वेल्ड वीड, जो आपका जितना भी मटेरियल आप फिलअप कर रहे हो, जो भी मटेरियल आप फिलअप कर रहे हो अलोंग द लेंथ, वो वेल्ड वीड होगी। वेल्ड वीड कितनी डालनी है, वेल्ड वीड का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, उसकी थिकनेस कितनी होगी, किस शेप का होगा, कितनी लेंथ तक होगी, दिस इज द डिजाइन ऑफ वेल्डेड जॉइंट, ठीक है। तो वेल्डेड जॉइंट का डिजाइन का मतलब यहाँ पर
केवल लेंथ ही निकालना है। क्यों लेंथ निकालना क्यों है? क्योंकि ये तो हमने एज्यूम ही कर लिया, हमने यहाँ ये तो एज्यूम कर लिया कि अगर प्लेट की थिकनेस अगर 10 mm है, तो इसकी थिकनेस भी हमें 10 mm ही रखनी है। तो अगर हम डिजाइन ऑफ द वेल्डेड जॉइंट की बात कर रहे हैं, तो बस लेंथ आप निकाल के बता दो भाई, इतनी इतनी लेंथ तक लगा दो, सो दैट इट विल नॉट फेल। परमिसिबल शियर और परमिसिबल टेंसाइल हमें दे रखा है, तो हमें उतनी लेंथ डिजाइन करनी है कि वो परमिसिबल शियर और परमिसिबल टेंसाइल लोड झेल जाए। तो यहाँ पर वेल्डिंग जॉइंट का मतलब, जितने भी आप न्यूमेरिकल में देखोगे, हमें लेंथ ही कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब ये वाला बताओ, ये वाला ट्राई करो कैसे होगा। A plate 75 wide and 110 thick is joined with another steel plate by means of single transverse and double parallel fillet weld. As shown in the figure, the joint is subjected to a maximum tensile force of 55 kN. The permissible tensile and shear stresses in the weld material are 70 and 50 Newton per mm square. ने सिग्मा टी की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा टी की वैल्यू दे रखी है 70 मेगा पास्कल, और टाउ की वैल्यू दे रखी है 50 मेगा पास्कल। करो जरा ट्राई, बताओ मुझे इसका आंसर, इसका आंसर मुझे ट्राई करके बताओ। हमें ये लेंथ निकालनी है। डिटरमाइन द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ईच पैरेलल फिलेट बेल्ट। क्या फॉर्मूला हमने लगाया था? P इज इक्वल टू 0.707 इंटू एस इंटू L1 प्लस इंटू सिग्मा टी प्लस 1.414 एस इंटू L2 इंटू टाउ। सर P की फॉर्मूला वैल्यू दे बनाने रखी का। है, फॉर्मूला बना लो ना यार, उसमें याद क्या करना। देखो ये तो हमारा है, हमारा पैरेलल, ये तो है ट्रांसफर्स के लिए, और ये पैरेलल के लिए है। यहाँ पर L1 ट्रांसफर्स के लिए है और L2 पैरेलल के लिए है। कर लिया नोट? यस सर। करो कैलकुलेट। डाटा है, डाटा देख लो यहाँ पर। P इज इक्वल टू, P कितनी है? P है हमारा 55 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, अगर हम इस सेक्शन की बात करें, ट्रांसफर्स की बात करें, 0.707, 0.707 इंटू एस। थिकनेस तो वही रहेगी, 10 ही रहेगी। एस इंटू एल, एल की वैल्यू दे रखी है 75, और सिग्मा टी की वैल्यू दे रखी है 70। प्लस अब इसको कंसीडर करें हम पैरेलल फ्लेट को, प्लस पैरेलल की दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.414, 1.414 है, 1.414 इंटू एस इंटू एल इंटू टाउ की वैल्यू कितनी है? 50। यहाँ से बताओ मुझे एल कितना आ रहा है। बताओ भाई। समझ में आ रहा है ना? सर आसान है ना? कितना है? यस सर।
कितना आया? 25.29। वेरी गुड, आंसर इज 25.29। तो ये तो आ गई लेंथ, और फिर फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द वेट वी एडिड 25.29 प्लस 15 mm, तो अप्रोक्सीमेटली 40.29, 40.29 mm, या 42 mm भी ले सकते हैं, 41 या 42 mm। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। वही किया इन्होंने, P1 + P2, पहले P1 निकाल लिया फिर P2 निकाल लिया। P1 + P2 इजिकल टू P, बात एक ही है। तो P1 + P2 इजिकल टू P। तो यहाँ से लेंथ आ गई 25.29। तो हमने स्टार्टिंग और स्टॉपिंग का क्लियरेंस लिया, तो 40.29, इन्होंने 45 लिया। अगर आप 42 mm भी ले लोगे तो भी दिक्कत नहीं है, मतलब पॉइंट्स में तो नहीं लेना है। मतलब थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के लेते हैं ताकि हमारा जॉइंट जो है वो मजबूत रहे, स्ट्रेंथफुल रहे। देखो ये वाला हो जाएगा। देखो क्या पूछ रहा है, 100 mm वाइड एंड 10 mm थिकनेस इज जॉइंट विद अनदर स्टील प्लेट। उनको सेम है क्वेश्चन। द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डेड जॉइंट शुड बी इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट टू बी जॉइंट। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, फिर एंड करते हैं। सर कल ट्राई कर लेंगे सर। 15 मिनट तो लेट ही शुरू हुआ था। नहीं, इसको मैं अब शेयर कर दूंगा, ये कर लेना अपने आप। ये देखो वैसा ही क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डेड जॉइंट शुड बी इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तो आप यहाँ से P की वैल्यू भी अननोन है, बस इससे इसमें क्या है, P की वैल्यू अननोन है। बाकी तो पहले जैसा ही हो गया क्वेश्चन। तो P की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, सिग्मा T इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। एरिया कितना है प्लेट का, 100, वाइड इंटू थिक, 100 × 10, और सिग्मा T की वैल्यू क्या दे रखी है, 70। तो P की वैल्यू आ जाएगी बस। बाकी बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन जैसा कि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया। तो देखो P की वैल्यू आ गई WT × सिग्मा T, और P1 निकाल लिया, P2 निकाल लिया, लेंथ निकाल लिया, उसमें 15 ऐड कर लिया। यस ठीक है सर। भाई, इतना ही रखते हैं आज के लिए। अब